शालू विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। शालू जब ससुराल पहुंची तो वहां के सदस्यों का व्यवहार देखकर उसे बहुत हैरानी हो रही थी। कोई इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। हर कोई बहुत ही बदतमीजी से शालू से बात कर रहा था, जैसे शालू उस घर के सदस्य हो ही ना, जबकि शालू उस घर की बहू बन चुकी थी। यहाँ तक कि शालू का पति भी उसे कोई खास इज्जत नहीं दे रहा था। शालू को अंदर ही अंदर बहुत घुटन हो रही थी। यह कैसे लोगों के बीच वह आ गई है, क्योंकि उसके मायके का माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं था। वहाँ की महिलाओं को बहुत इज्जत दी जाती थी, पर इस घर में तो बात बात पर यही बातें सुन रही थी कि घर की बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, वह बाहरी है, अपने हिसाब से घर चलाने लगेगी। और घर का हिसाब जब औरत के हाथ में चला जाता है तो घर बर्बाद हो जाता है। और पता नहीं क्या क्या फिजूल की बातें कर रहे थे, जिसमें कि उसका पति भी शामिल था। शालू के मायके में ऐसा कुछ नहीं होता था। वहां पर तो उसकी मम्मी ही सारा घर संभालती थी। उसके पापा अपनी सारी तनख्वाह उसकी माँ के हवाले करते थे, और क्या बचत करनी है, क्या खर्च करना है, यह सब उसकी माँ ही तय करती थी। पर यहाँ पर तो एक एक रुपए का हिसाब मांगा जाता था, और पत्नी के हाथ पर तो कुछ भी रुपए रखने का कोई नियम ही नहीं था। शालू बहुत परेशान हो गई, और बात बात पर इतने गंदे तरीके से पति और सास और ननद द्वारा बात की जाती थी कि शालू को बहुत गुस्सा आता था, जैसे वह इस घर की नौकर हो। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी शालू के ऊपर थी, क्योंकि सास कोई भी काम नहीं करेंगी, वह घर की मालकिन है। और ननद भी कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि वह इस घर की बेटी है और उसे अपने ससुराल जाकर जीवन भर काम ही करना है। इसलिए सारा काम शालू अकेले करेगी। घर में कोई नौकरदाई भी नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है नौकर को देने के लिए। शालू पूरी तरह से इस घर में एक बंधुआ मजदूर बन चुकी थी, और ऊपर से उसकी कोई इज्जत भी नहीं थी। उसका पति तो बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान था। उसके लिए अपनी माँ और बहन ही सब कुछ थी। बीवी को तो वह बस रात में अपने शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल करना था, और बाकी टाइम वह उसके लिए मात्र घर की एक नौकर थी। पता नहीं शालू के पति को उसकी माँ ने क्या सिखा रखा था कि वह बीवी से एक दूरी बनाकर रखता था। रात में भी जब बिल्कुल सोने का वक्त हो जाता तब कमरे में आता, और कई बार तो बस अपनी ज़रूरत पूरी करके कमरे से निकल जाता और हॉल में या फिर माँ के कमरे में ही जाकर सो जाता था, क्योंकि माँ ने उसे बोल रखा था कि बीवी को ज़्यादा सिर पर चढ़ाएगा तो तेरा ही घर बर्बाद हो जाएगा, और जितना ज़्यादा वक्त तू बीवी के साथ बिताएगा वह तुझे अपने मोह जाल में फंसा लेगी, फिर तो तेरा घर बर्बाद। बीवियों को पैरों की जूती बनाकर रखना चाहिए, सिर पर नहीं बैठाना चाहिए। और पता नहीं क्या क्या फिजूल की बातें उसकी माँ और बहन ने उसके मन में भर रखी थी, जो कि खुद एक औरत थी और दूसरी औरत की जिंदगी में इतना जहर कैसे घोल सकती थी। लेकिन यह सब शालू के साथ हो रहा था। शालू को एक रुपया भी उसका पति खर्च के लिए नहीं देता था। बोलता था तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, खा तो रही हो, पहन तो रही हो, और क्या चाहिए। अगर कहीं जाओगी तो मेरे साथ ही जाओगी, अगर कुछ लेना होगा तो मैं ही लेकर दूंगा, तो तुम पैसों का क्या करोगी। अपनी माँ को हर दिन पैसे दिया करता था, बहन के हाथ में भी पैसे रखा करता था। शालू के पति की माँ और बहन ने उसे ऐसा ही बना रखा था। माँ का कहना था कि माँ तो भगवान होती है, बच्चों को पैदा करती है, इसलिए शालू के पति के हिसाब से उसकी माँ उसके लिए भगवान थी। और यह भी बता रखा था कि बहन जब तक कुंवारी है तब तक मायके में मजे करने दो, ससुराल में जाकर तो जिंदगी भर गुलामी ही करनी है, इसलिए बहन की भी सारी ख्वाहिशें पूरी करो। इसलिए शालू की ननद भी वहाँ मजे की जिंदगी जीती थी। सिर्फ एक शालू थी जो कि उस घर की नौकर थी। शालू की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। अब शालू की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे, लेकिन शालू के ससुराल का वही हाल था, बल्कि और बुरा हो चुका था। उसका पति आज तक उसे अपना नहीं पाया था और एक बाहरी औरत समझता था। एक ऐसी बाहरी औरत जो इसके शरीर की जरूरत पूरी करते वक्त तो अपनी हो जाती है, लेकिन उसके बाद बाहरी हो जाती थी। शालू के तन बदन में आग लगती थी यह सब बातें सोचकर, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि यह तीनों मिलकर एक हुए रहते थे। अगर वह कुछ बोलती भी तो तीनों मिलकर इसे इतना बोलने लगते और इतनी खरी खोटी सुनाने लगते कि अंत में उसे चुप होना पड़ता था।
यहाँ तक कि शालू को उसके मायके और मायके के रिश्तेदारों से बात करने पर भी टोका जाता था और बात नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं शालू उनकी चुगली ना करे। शालू की जिंदगी खराब हो चुकी थी। शालू का पति बार बार उसे गालियां देता था, यहाँ तक कि उसकी सास और ननद भी शालू को गालियां देती थी, जो कि उसने अपने मायके में कभी सुनी नहीं थी। शालू के लिए यह सब बड़ा ही अजीब था। इसी बीच शालू प्रेग्नेंट हो गई और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। लेकिन इन जानवरों को उससे कोई मतलब नहीं था। शालू का खाना पीना भी सही से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी उसे बहुत उल्टियां हो रही थी और उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गई। शालू को डॉक्टर के पास दिखाया गया। डॉक्टर ने उसे आराम करने और खाने पीने की हिदायत दी, साथ ही बहुत महंगी दवाइयाँ लिख कर दी। दवाइयाँ खरीदने में करीब 5,000 रुपये लग गए। घर पहुंचकर इस बात के लिए बहुत बड़ा हंगामा हुआ। सास ने बोला, दुनिया की पहली औरत है जिसे बच्चा होने जा रहा है, जो इतनी महंगी दवाइयाँ ले रही है, जैसे हमने तो बच्चे पैदा किए ही नहीं है। हमने इसके जैसे फालतू का खर्च नहीं किया ना, डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाए ना। एक काम कर बेटा, इसके ऊपर तो बहुत पैसे खर्च होंगे। हमने क्या इसका ठेका ले रखा है? ले जा इसे इसके मायके छोड़ा, वही लोग इसे देखेंगे। हम इतने पैसे नहीं खर्च करने वाले इसके और इसके बच्चे के ऊपर। शालू को बहुत जोर का गुस्सा आया। उसने बोला, मेरा बच्चा? क्या यह मेरा अकेले का बच्चा है? और क्या यह मेरे मम्मी पापा का खानदान का बच्चा है जो वह इसके लिए खर्च करेंगे? शालू के पति ने बोला, खबरदार जो मेरी माँ से ऐसे जबान में बात की। माँ जो बोल रही है सही बोल रही है। हमने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। चुपचाप अपने मायके जाओ, नहीं तो बच्चा गिरा दो, मुझे कोई मतलब नहीं। शालू को बहुत जोर का गुस्सा आया। शर्म नहीं आती अपने बच्चे के लिए ऐसा बोलते हुए? तुम्हारी माँ माँ है और मैं कौन हूँ? मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। शालू के पति ने बोला, मुझे फालतू की बातों में मत फंसाओ, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। मेरी माँ ने मुझे पहले ही तुम्हारे तिरिया चरित्र के बारे में समझा रखा है। और शालू की ननद ने बोला, भाभी इस उम्मीद में मत रहना कि तुम ससुराल में रहोगी तो मैं और माँ तुम्हारा कुछ करने वाले हैं। कोई अपनी बहू के लिए कुछ नहीं करता, इसलिए अच्छा होगा कि अपने मायके चले जाओ। कम से कम वहाँ तुम्हारी देखभाल तो हो ही जाएगी। अगर तुम यहाँ रहोगी तो इस उम्मीद में मत रहना कि हम तुम्हें बनाकर खिलाएंगे, बल्कि तुम्हें हमें बनाकर खिलाना पड़ेगा। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारा फर्ज है। शालू को समझ में आ गया कि यह लोग नीच लोग हैं और वह अपने मायके जाने को तैयार हो गई। शालू ने अपने पति से बोला, कम से कम 2-4 ढंग के सूट तो ला दो, पहली बार मायके जा रही हूँ। तो क्या यह पुराने सूट पहन कर जाऊँ? तो उसके सास और पति ने बोला, तो अपने मायके वालों से ही ले लेना, तुम्हारे कपड़ों का ठेका हमने नहीं ले रखा है। वैसे भी शादी में इतनी साड़ियाँ मिली हैं, वह तो पड़ी हुई हैं, उनमें से ले जाओ। शालू ने बोला, अभी मुझसे साड़ियाँ नहीं पहनी जाएंगी, मुझे सूट ही चाहिए। तो शालू के पति और सास ने ताना मारा और बोला, जाकर अपनी माँ से ले लेना, हमारे पास पैसे नहीं है फालतू की चीज़ों में बर्बाद करने के लिए। तो शालू ने बोला, शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के लिए कपड़े लाना तुम्हें फालतू की चीज़ लग रहा है? शालू के पास कोई चारा भी नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे। शालू ने अपने अलमारी में लॉक लगाना चाहा, जिसके लिए घर में बहुत बड़ा बवाल मचा। उसकी सास और ननद का कहना था कि वह अपनी अलमारी में इसलिए लॉक लगा रही है कि हमारे ऊपर भरोसा नहीं, उसे लगता है हम उसकी अलमारी में चोरी कर लेंगे। इस पर शालू के पति ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और बोला, तुमने अपनी अलमारी में लॉक क्यों लगाया? शालू ने बोला, ठीक है संभालू, और अलमारी की चाबी वहीं पर फेंक कर चली गई। शालू को पता थी उसकी चीज़ें गायब होंगी, क्योंकि पहले भी उसकी चीज़ गायब हो चुकी थी, पर उसने कुछ नहीं बोला था। शालू के ससुराल वाले इतने नीच थे कि शालू को उसके मायके तक छोड़ने के लिए नहीं गए, बल्कि उसके भाई को बुला लिया उसे ले जाने के लिए। यहाँ तक कि टिकट के पैसे भी उसके मायके वालों ने ही दिए। शालू जब अपने मायके पहुंची तो शालू की हालत देखकर उसके मायके वाले तो सहम गए। बिल्कुल सूख कर काटा हो चुकी थी, चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। कपड़े भी उसने वही पुराने पहन रखे थे जो उसकी शादी में उसकी माँ ने दिए थे। शालू की माँ को अंदाजा हो गया कि वह शादी में पूरी तरह से ठगी जा चुकी है। उन्होंने उस वक्त शालू से कुछ नहीं बोला। उसे 1-2 दिन के बाद शालू से बात करने की सोची। शालू ने भी 1-2 दिन ढंग से मायके में आराम किया और अच्छे से खाना पीना खाया। अब शालू थोड़ी ठीक लग रही थी। अब माँ और भाभी ने शालू से पूछना शुरू किया और शालू ने रोते रोते सारी बात बता दी और बोला, मैंने आज तक फ़ोन पर कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह लोग मुझे फ़ोन भी नहीं करने देते थे, और जब भी
मैं फ़ोन करती तो मुझ पर नज़र रखते थे, मैं चाहकर भी कुछ बात नहीं बता सकती थी। अभी भी उन्होंने यही धमकी दी है कि अगर यहाँ मैंने कुछ भी बुराई की तो फिर यहीं रहना ज़िंदगी भर। लेकिन अब मेरे बर्दाश्त के बाहर नहीं हो रहा। वैसे भी वहाँ पर रहकर मुझे क्या मिल रहा है। शालू की माँ ने बोला, भगवान, यह कैसे घर में मैंने मेरी बेटी को ब्याह दिया। मेरी बेटी की ज़िंदगी तो खराब हो गई। शालू की भाभी ने शालू के मुंह से जब यह सब बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि कोई इतना नीच कैसे हो सकता है। लेकिन शालू की भाभी ने बोला, मम्मी, इसमें आपकी गलती है। आप खुद बहुत सीधी हैं और ऐसे ही अपनी बेटी को बना दिया। आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि आप सीधे बने रहो, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, ऐसा होना चाहिए। और अपने बच्चों को भी ऐसा ही बनाना चाहिए। मैं तो भाग्यशाली थी कि इस घर में आई और यहाँ मुझे किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से ऐसा बनाया था कि यदि मैं शालू जैसे ससुराल में भी गई होती तो उन लोगों को ठीक कर देती, ईंट से ईंट बजा देती। फिर उसने शालू से बोला कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है तो आपको तेज बनना पड़ेगा। लोगों की सुनने की आदत छोड़िए और अपनी सुनाने की आदत डालिए। जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगी तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला और कोई आपकी मदद भी नहीं कर पाएगा। शालू की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। शालू की भाभी ने बोला, माँ, आपके रोने से क्या शालू दीदी की समस्या हल हो जाएगी? यदि आपने पहले इस बारे में सोचा होता कि कल को बेटी को विदा करना है और उसे थोड़ा तेज बनाया होता और थोड़ा जवाब देना सिखाया होता और अपने हक के लिए लड़ना सिखाया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बखूबी सिखाया था, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन शालू दीदी को आज उसकी ज़रूरत पड़ चुकी है। लेकिन आपने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, अभी यह 9 महीने यहीं रहेंगी। मैं इन्हें ऐसा बनाकर भेजूंगी कि उन लोगों को यकीन नहीं होगा। बस आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। शालू की माँ ने बोला, नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो शालू का घर टूट जाएगा। तो शालू की भाभी ने बोला, अभी कौन सा शालू दीदी का घर बसा हुआ है, कौन सा सुख भोग रही है वह। जिस हिसाब से उन्होंने बताया है, आज नहीं तो कल ससुराल में उनकी जान चली जाएगी। वह आपको मंजूर है? इससे अच्छा आप अपनी तरफ से कोशिश कर लीजिए, फिर आगे जो भगवान को मंजूर होगा देखा जाएगा। तब तक शालू के पिता और भाई भी आ गए। उन्होंने भी शालू की माँ से बोला, बहू बिल्कुल सही बोल रही है, वह जैसा करना चाहती है उसे करने दो। अब तो वैसे भी शालू की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, कम से कम एक कोशिश करके देख लेते हैं। उसके बाद शालू अपने मायके में आराम से रहने लगी। शालू के ससुराल वालों को कोई फिक्र नहीं थी अपनी बहू की। शालू की भाभी ने भी साफ मना कर दिया था, कोई ज़रूरत नहीं उन्हें फ़ोन करने की। जब उन्हें अपने बहू की फिक्र नहीं तो आप उनकी फिक्र करके क्या करोगे? वैसे भी वह लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। लेकिन इस बार जब आप ससुराल जाएंगी तो वह आप लोग आपका एक नया रूप देखेंगे। तब तक मैं आपको ऐसा बना दूंगी कि उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह से 9 महीने बीत गए। कभी कभार शालू के ससुराल से फ़ोन आए और उन्होंने फॉर्मेलिटी की बातें की। शालू ने भी इधर से फॉर्मेलिटी में ही जवाब दिया। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि शालू की डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। शालू को लग रहा था अब तो ऑपरेशन का सारा खर्चा भी मेरे मम्मी पापा को उठाना पड़ेगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसके ससुराल वाले अपनी हर जिम्मेदारी से भाग रहे थे। शालू की भाभी ने बोला, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए और खुश रहिए। शालू की भाभी ने शालू के पति को फ़ोन लगाया और बोला, डॉक्टर ने शालू के ऑपरेशन के लिए बोला है। इस महीने के 21 तारीख को शालू का ऑपरेशन है, तो आप उसके पहले आ जाइए। तो शालू के पति ने बोला, मैं आकर क्या करूँगा? शालू की भाभी ने बोला, क्यों, जिसका बच्चा है वह नहीं आएगा? शालू के पति ने बोला, मैंने शालू के बच्चे का ठेका नहीं ले रखा। तो शालू की भाभी ने बोला, ठेका तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वह शालू का अकेले का बच्चा नहीं है और मैं शालू नहीं हूँ। तो यदि कोई बवाल नहीं चाहते तो चुपचाप ऑपरेशन के दिन यहाँ आ जाना, और मैं कौन हूँ यह बात अब मेरे मायके में पता कर सकते हो। कहकर शालू की भाभी ने फ़ोन रख दिया। शालू की भाभी की आवाज़ से शालू के पति को थोड़ा डर सा लगा कि पता नहीं वह क्या बवाल करेगी। उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने बोला, मैं इन फिजूल की बातों से नहीं डरती। अगर वहाँ जाएगा तो ऑपरेशन का खर्चा तुझे देना पड़ेगा, क्यों फालतू में खर्च करेगा? कर दे तो उन लोगों को, उनकी बेटी है, क्या वह अपनी बेटी के लिए खर्च नहीं कर सकते? शालू के पति ने बोला, हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं अपने पैसे खर्च क्यों करूँ? अगले दिन शालू की भाभी का फिर से फ़ोन आ गया और बोला, क्या सोचा है आपने, ऑपरेशन के दिन आ रहे हैं या नहीं? तो शालू के पति ने बोला, नहीं, मैं तो नहीं आ रहा। तो शालू की भाभी ने बोला,
कोई बात नहीं, तो फिर मैं आ रही हूँ और आपको अपने साथ लेकर आऊंगी और मेरे साथ कुछ और महिलाएं भी आएंगी। आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है। अब तो शालू के पति को डर लगने लगा कि पता नहीं शालू की भाभी क्या करने वाली है। वैसे भी महिला मोर्चा वाले पतियों का क्या हाल करते हैं, शालू के पति को अच्छे से पता था और वह कोई दूध का दूल्हा तो था नहीं। उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई तो उसकी माँ ने बोला, यह तो बड़ी चंडाल औरत है, शालू तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इसने शालू को भी ऐसा ही बना दिया हो। ऐसा कर, तू चला जा, साथ ही साथ शालू को लेकर आ जाना, नहीं तो जितना दिन यह शालू के साथ रहेगी शालू को बिगाड़ती रहेगी। शालू के ऑपरेशन वाले दिन शालू का पति हॉस्पिटल में मौजूद था। भाभी ने अस्पताल का सारा बिल शालू के पति से भरवाया और बोला, बच्चे का बाप बिल नहीं भरेगा तो कौन भरेगा? क्या आपको अपने बच्चे के आने की खुशी नहीं है? शालू का पति हॉस्पिटल में कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वैसे भी शालू की भाभी से बहस करना उसके बस की बात नहीं थी। शालू ने एक बेटे को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद शालू बेटे को लेकर घर आ गई। अब शालू के पति ने बोला, मैं शालू को लेकर अपने घर जाना चाहता हूँ। तो शालू की भाभी ने बोला, वाह जी वाह, क्या बात है, बीवी को यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए भेजा था और अब आपको नौकरानी वापस चाहिए? शर्म नहीं आती? अभी उसने बच्चा पैदा किया है, तुरंत उसे लेकर जाना चाहते हैं ताकि आपके घर का काम काज कर सके? थोड़ी तो शर्म कर लो। शालू के पति ने बोला, यह किस जबान में आप मेरे से बात कर रही हैं? तो शालू की भाभी ने बोला, जो जैसा होता है उससे वैसी ही बात करती हूँ मैं। अब शालू कहीं नहीं जाएगी। मैं शालू नहीं हूँ, पहले भी मैंने बताया है। शालू अभी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। कम से कम 6 महीना वह यहीं रहेगी जैसे अब तक थी, क्योंकि आप लोगों ने उसका क्या हाल किया था मुझे अच्छे से पता चल चुका है। 6 महीने बाद आकर शालू को ले जाइएगा। और हाँ, ऐसी गलती मत कीजिएगा कि मैं नहीं आऊँगा, नहीं तो आपको पता है मैं क्या चीज़ हूँ। शालू का पति वहाँ से चला गया। शालू की भाभी ने अगले 6 महीने तक शालू को अच्छे से काफ़ी कुछ सिखाया और बोला, अब वह लोग एक नई शालू को देखेंगे और उसके बाद भी यदि वह नहीं सुधरते हैं तो ऐसा रिश्ता निभाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो यही बोलूँगी। मम्मी पापा, और आपको लग रहा होगा कि मैं आपका घर तोड़ने की बातें कर रही हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए, ऐसा घर बसाने से भी क्या फ़ायदा जहाँ पर आपको एक पल की भी खुशी ना मिले। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। इसके बाद शालू अपने ससुराल पहुंच गई, क्योंकि शालू के पति ने बताया था कि शालू के मायके में क्या हुआ था और उसकी भाभी ने उससे क्या बोला था। तो शालू के ससुराल पहुंचते ही शालू की सास ने ताना मारा, कर ली हमारी बुराइयां अपने मायके में, शर्म नहीं आई अपने ससुराल वालों के बारे में अपने मायके में उल्टा पुल्टा बोलने में? तो शालू ने भी पलटकर जवाब दिया, और आप लोगों को शर्म नहीं आई घर की नई बहू को नौकरानी बनाकर रखने में, उसे कोई इज्जत नहीं देने में, घर की बहू को उसके पति से दूर रखने में, उसके पति के कान में उल्टी पुल्टी बातें भरने में? तो फिर मुझे क्यों शर्म आएगी? आखिर आप लोगों के साथ रहते रहते मैं भी तो बेशर्म बन चुकी हूँ। शालू के पति को ने यह सुना तो जोर से चिल्लाया, खबरदार जो तुमने मेरी माँ से ऐसे जबान में बात की। तो शालू ने भी जोर से चिल्लाया, और खबरदार जो तुमने मुझसे ऐसे बात की। नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी घर की, इस घर की बहू हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, पूरे अधिकार से इस घर में रहूंगी। शालू की ननद ने बोला, कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है भाभी, क्या खाकर आई हो तुम मायके से? तो शालू ने बोला, वही जो तुम्हारी माँ तुम्हें खिला रही है। इस बार मेरी माँ ने मुझे खिला दिया, इसलिए मेरी जबान भी तुम्हारी जबान जैसी तेज हो गई। वो सब समझ गए कि शालू से ज़्यादा बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब यह पुरानी वाली शालू नहीं है। शालू चुपचाप अपने बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली गई और अपने बच्चे की मालिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद शालू की सास ने आवाज़ लगाई, कहाँ मर गई, खाना नहीं बनाना क्या? तो शालू ने बोला, मैं इस घर के नौकर नहीं हूँ और इतना छोटा बच्चा है, मैं इसकी देखभाल करूँ या फिर घर के काम करूँ? जाकर खुद बना लीजिए। या फिर अपनी बेटी जो कि दिन भर बैठकर मोबाइल देखती रहती है उससे बनवा लीजिए, इसी बहाने कम से कम कुछ काम सीख जाएगी, नहीं तो बेचारी को ससुराल में एक दिन भी गुजारा करना मुश्किल है। तो शालू की सास ने बोला, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला, वह इस घर की नौकर नहीं है। तो क्या मैं इस घर की नौकर हूँ? जिस तरह से वह इस घर की बेटी है, मैं भी इस घर की बहू हूँ। मेरे पास भी वक्त नहीं है खाना बनाने का, अगर कुछ बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो अपना इंतजाम कर लीजिए। कहकर शालू किचन में गई और अपने लिए 2 आलू के पराठे बनाकर अपने रूम में चली गई। सास और ननद देखते रह गए। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन लगाकर उसे भड़काया कि तुम्हारी बीवी ने सिर्फ अपने लिए पराठे बनाकर खा लिए, मुझे और तुम्हारी बहन को दिया भी नहीं। शालू का पति उसी वक्त घर आ गया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि सिर्फ अपने लिए पराठे बना लिए और मेरी माँ और बहन को नहीं पूछा? तो शालू ने बोला, क्यों, तुम्हारी माँ और बहन क्या लोली लंगड़ी है जो अपने लिए 2 पराठे नहीं बना सकती? और तुम अंधे हो?
तुम्हें दिखता नहीं कि एक छोटा बच्चा है मेरे पास, मैं उसकी देखभाल करूं या घर के काम करूं? तो पति ने बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस जबान में बात करने की? तो शालू ने बोला, उसी तरह जैसे तुम्हारी हुई। शालू के पति ने गुस्से में शालू के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, तो शालू ने अपनी उंगली अपने पति की ओर उठाई और बोला, खबरदार, यह गलती दोबारा करने की सोचना भी मत। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा या तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। आज तक पुलिस की लाठी खाई है? नहीं खाई। तो मुझे लगता है खाने का शौक है, और अगर तुमने यह गलती कर दी तो तुम्हारी पुलिस की लाठी खाने का शौक मैं पूरा करवा दूंगी, याद रखना। और साथ ही तुम्हारी माँ और बहन का शौक भी पूरा करवा दूंगी। उसे समझ में आ चुका था कि शालू अब पहले वाली शालू नहीं है। शालू की सास ने बोला, शर्म नहीं आती अपने पति को पुलिस की धमकी देते हुए? तो शालू ने बोला, बिल्कुल नहीं आती। 2 साल शर्म करके देख लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब अगर मुझे मेरी जिंदगी बनानी है तो बेशर्म होकर जीना पड़ेगा। और यदि मेरे साथ किसी ने भी कोई नाइंसाफी करने की कोशिश की या कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो भगवान से अपनी खैर मनाना, क्योंकि मैं तुम लोगों की गुलाम बनकर नहीं रहने वाली। अब शालू बहुत बदल चुकी थी और घर में जो नौकरों के काम वह करती थी अब उसने छोड़ दिया था। अब सबको मिलजुल कर काम करना पड़ता था, लेकिन उसकी सास और पति और ननद का व्यवहार अभी भी नहीं बदला था। वह उसके साथ तमीज से बात नहीं करते थे। अब बस फर्क इतना था कि शालू भी उनके साथ बदतमीजी से ही बात करती थी। ऐसा करना अच्छा तो नहीं लगता था, पर जो जिस लायक होता है उससे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। कहीं ना कहीं उस भाषा में जवाब देने पर शालू के दिल को बहुत सुकून भी मिलता था और उनके उतरे हुए चेहरे देखकर शालू खुश होती थी। इस तरह शालू को घर आए करीब 2 महीने हो गए और अचानक शालू को याद आया कि उसने अलमारी की चाबी यहीं पर फेंक दी थी। उसने तुरंत अपनी अलमारी खोली और जो उसने सोचा था वह सच निकला। उसके सारे जेवर गायब हो चुके थे। अब तो शालू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने पूरे घर में तबाही मचा दी। उसके पति ने बोला, पागल हो क्या, क्यों चिल्ला रही हो? शालू ने बोला, मेरे जेवर कहाँ हैं? तो शालू के पति ने बोला, हमें क्या पता, तुम्हारे जेवर थे, तुम जानो, तुम अपने मायके लेकर चली गई होगी। शालू ने बोला, मैं अपने मायके लेकर चली गई या तुम्हारी माँ और बहन ने मिलकर चुरा लिए? उसके पति ने बोला, खबरदार जो मेरी माँ और बहन के लिए ऐसे शब्द बोले, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। शालू ने बोला, लेकर दिखाओ, फिर देखो तुम बचते हो या नहीं। अगर मेरे जेवर मुझे अभी वापस नहीं मिले तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी कि मैं अपने मायके में थी और ससुराल से मेरे सारे जेवर चोरी हो गए। फिर पुलिस ढूंढेगी मेरे जेवर। शालू की सास ने बोला, पागल हो क्या, पुलिस को घर बुलाओगी? शालू ने बोला, मेरे जेवर चोरी हुए हैं, मैं तो पुलिस को बुलाऊंगी, पुलिस ही निकालेगी कि मेरे जेवर कहाँ है। अब शालू की सास की हालत खराब हो गई, क्योंकि शालू के सारे जेवर उन्होंने ही निकाल कर अपनी अलमारी में रखे थे। सास ने बोला, हाँ हाँ, अब अपनी सास और ननद को जेल भिजवाओ झूठे इल्जाम में। तो शालू ने बोला, फिर आपको डर क्यों लग रहा है? अगर आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, आने दीजिए पुलिस को, उसे क्या मिलेगा घर में? पुलिस जान जाएगी कि जेवर किसने चुराया है। मैं तो जा रही हूँ पुलिस में कंप्लेन करने कि मेरे जेवर चोरी हो चुके हैं। शालू के पति को भी कहीं ना कहीं पता था कि उसकी माँ ने ही शालू के जेवर लिए हैं। उसने शालू का हाथ खींचकर अंदर किया और बोला, पागल हो क्या, मेरी माँ है वह। तो शालू ने बोला, और मैं कौन हूँ? माँ और बहन की तो बहुत साइड लेते हो, आज बता ही दो कि मैं कौन हूँ। तो उसके पति ने बोला, तुम जो भी हो, लेकिन मेरी माँ और बहन से बढ़कर नहीं हो। तो शालू ने बोला, मैं तुम्हारी ब्याहता पत्नी हूँ, कोई रखेल नहीं जो तुम इस तरह की व्यवहार कर रहे हो। और इस गुमान में मत रहना कि इस शादी को बचाने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारे जैसे पति से तो अच्छा है कि मैं तालाक लेकर अलग रहूं। वैसे भी तुमने मुझे कौन सी खुशी दी है? तुम्हें क्या लगता है कि इस डर से कि मेरा घर टूट जाएगा मैं तुम लोगों के अत्याचार सहती रहूंगी? अभी मुझे मेरे सारे जेवर वापस करवाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और हाँ, इतना तो मुझे पता चल गया है कि तुम लोग नीच हो और अपनी नीचता साबित करते करते और अधिक नीचे होते जाओगे। तो इसका कोई अंत तो होगा नहीं, क्योंकि मैं हर दिन तुम लोगों को एक कदम और नीचे गिरते देखा है। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकती। मैं तुमसे तलाक ले लूँगी, साथ में मैं अपने बेटे का खर्चा भी लूँगी। देखते हैं तुम क्या कर लोगे। यह भी देखूंगी कि कौन दूसरे घर की लड़की फिर से तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी निजता तो मैं सबको बताऊंगी क्यों, दिखाऊंगी। कहकर शालू ने अपने मोबाइल में उन लोगों को दिखाया, जिसमें इस बार उन लोगों की काफ़ी करतूतें शालू ने रिकॉर्ड कर रखी थी, जो कि उसकी भाभी ने सिखाया था कि समय समय पर उनकी वाहियात हरकतों को कोशिश करके रिकॉर्ड कर लेना। यह सब देखने के बाद शालू के पति ने शालू से मोबाइल छीनकर डिलीट करने की कोशिश की। शालू ने बोला, कर दो, मैंने यह सब कुछ अपने मायके में सबको भेज दिया है।
तो तुम्हें जो वीडियो डिलीट करनी है कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शालू के पति को समझ में आ चुका था कि इस बार शालू तीखी मिर्ची बनकर आई है और शालू के पति ने अपनी माँ से कहा इसके जेवर इसे वापस कर दो। शालू की सास ने चुपचाप जेवर निकालकर शालू को दे दिए। शालू ने बोला मुझे तुम जैसे नीच लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, क्योंकि घर तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए एक मौका तुम लोगों को देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ अगर सुधर सकते हो, क्योंकि कल को तुम्हें भी अपनी बहन की शादी करनी है और यही हाल रहे और मैंने तुमसे तलाक ले लिया तो तुम्हारी बहन की शादी तो होने से रही, क्योंकि तलाक होने के बाद वजह तो दुनिया जरूर जानेगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन इस घर में कुंवारी बैठी रहे, क्योंकि मैं तुम लोग जितनी बुरी नहीं हूँ और मैं कुछ दिनों का वक्त देती हूँ, सुधर सको तो सुधर जाओ। कहकर शालू अपने कमरे में चली गई। आज शालू की बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सब चुपचाप बैठे हुए थे। उन्हें लगा समझौता करने में ही भलाई है, इस तरह से जिंदगी कोई कितने दिनों जी सकता है। वैसे भी शालू का पति अब शांति से जीना चाहता था। वह अपने दोस्तों की नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी देखता था, अपनी पत्नियों के साथ उनके प्यार मोहब्बत की तस्वीरें देखता, अपने बच्चों के साथ उनका लगाव देखता, तो उसे भी मन करता कि उसका भी ऐसा परिवार हो। पर अपनी माँ की बातों में आकर उसने कभी अपनी बीवी के साथ वह लगाव बनाया ही नहीं था। अब वह भी वैसी जिंदगी जीना चाहता था और शालू तो खुद एक मौका दे रही थी। शालू के पति ने अपनी माँ से बोला माँ शालू सही बोल रही है, आखिर इस तरह से जिंदगी कितने दिनों जी जा सकती है। मैं भी अपना परिवार बसाना चाहता हूँ, मैं भी अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, अपनी बीवी के साथ घूमने जाना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी भी अपने पति के साथ इसी तरह की जिंदगी जिए? क्या तुम चाहती हो कि जैसी जिंदगी शालू और मेरी जिंदगी है वैसी जिंदगी तुम्हारी बेटी भी उसके पति के साथ जिए? नहीं ना। शालू की सास ने बोला नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी वैसी जिंदगी क्यों जिएगी, मेरी बेटी तो महारानी बनकर अपने ससुराल पर राज करेगी। तो शालू के पति ने बोला जब तुम्हारी बेटी महारानी बनकर अपने ससुराल पर राज कर सकती है तो मेरी पत्नी महारानी बनकर अपने ससुराल पर राज क्यों नहीं कर सकती? माँ क्यों नहीं हम लोग सुधर सकते? शालू इतनी बुरी नहीं है, हमने पहले भी देखा है, बुरे हम लोग हैं। अगर हम सुधर जाएंगे तो शालू भी हमारे साथ बदतमीजी करना बंद कर देगी और हमारा भी एक अच्छा परिवार बन जाएगा, घर में शांति रहेगी, सब लोग खुश रहेंगे। माँ हो जाने दो ऐसा, अपनी आदतें बदल लो, मैं भी खुद को बदल रहा हूँ। तुमने मेरे मन में बहुत जहर भरा है जो कि तुम जानती हो और मैं भी जानता हूँ, और वैसा ही तुमने अपनी बेटी को बना रखा है। मैं तो यही कहूँगा कि हम सुधर जाए, इसी में हमारी भलाई है, हमारा भी एक खुशहाल परिवार होगा। माँ एक बार सोच कर देखो, क्या फ़ायदा इन लड़ाई झगड़ों से? शालू बहुत अच्छी लड़की है, वह हमारा घर अच्छे से संभाल लेगी और जब हम उसके साथ अच्छे रहेंगे तो वह भी हमारे साथ अच्छी रहेगी। माँ अब तो मेरा बेटा भी हो चुका है, अगर शालू ने सच में मुझे तलाक दे दिया तो सोचो मैं मेरे बेटे को पिता का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा। पहले तो मैं उसके बारे में नहीं सोचता था, लेकिन जब से वह मेरे घर में आया है मुझे उससे लगाव होने लगा है। माँ जैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मेरा भी एक बेटा है, तुम्हारा पोता है, तुमने आज तक उसे गोद में उठाया है, तुम्हारा दिल नहीं करता उसे गोद में उठाने का? यह सब बातें शालू की सास को समझ में तो नहीं आ रही थी, पर यह समझ में आ रहा था कि अब उनका बेटा उनकी बातों में आने वाला नहीं, इसलिए बेटे और बहू को साथ में ही रहने देने में उनकी भलाई है, नहीं तो वह अकेली पड़ जाएंगी और अभी उनकी ज़िंदगी पड़ी हुई है, अभी वह इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। और बेटे में परिवर्तन उन्हें दिखने लगा था तो शालू की सास के पास कोई चारा भी नहीं बचा था, बहती हवा की दिशा में बहना ही सही होता है। इसलिए शालू की सास ने बोला ठीक है बेटा, जैसा तू कहे, और इशारे से अपनी बेटी को बोला कि अब तू भी सुधर जा, नहीं तो तेरे भाई भाभी एक हो जाएंगे और हम दोनों अकेले पड़ जाएंगे। अब शालू का पति शालू के रूम में गया और शालू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोला मुझे तुम्हारी बात समझ में आ चुकी है, मैं मेरी नई ज़िंदगी तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं होगी, बस प्यार मोहब्बत होगा। और हाँ, मैंने माँ और बहन को भी समझा दिया है, अब वह हमारी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं देंगी, तुम्हें जैसा रहना है रहो। कुछ दिनों में बहन की शादी हो जाएगी और वह भी अपने ससुराल चली जाएगी। माँ का क्या है, धीरे धीरे अपना स्वभाव बदल ही लेंगी, क्योंकि उनका बेटा बदल चुका है तो उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा है। शालू ने बोला ठीक है, पर मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकती, मुझे वक्त चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे जो जख्म दिए हैं वह इतनी जल्दी भरने वाले नहीं। शालू के पति ने बोला बिल्कुल, तुम्हें जितना वक्त चाहिए लो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब मैं तुम्हारा पुराना वाला पति नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। और मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी धमकियों से बदल गया हूँ। हाँ, तुम्हारी धमकियों से मुझे डर जरूर लगा था, पर कहीं ना कहीं मुझे भी अब एक ठहराव चाहिए। आखिर कब तक इस तरह की ज़िंदगी काटूंगा, इसलिए मैंने खुद को बदलने की सोची है। और हाँ, मैं यह बात मानता हूँ कि मेरी माँ ने मेरे मन में बहुत जहर भर दिया था
शादी के पहले से ही बीवी के खिलाफ इतना जहर भरा था तो मैं तुम्हें कभी अपना नहीं पाया। लेकिन अब मैं सच बोलता हूँ, जब भी तुम मुझे माफ करोगी मैं तुम्हें पूरे दिल से अपनाऊंगा, और जो खुशियाँ मैं तुम्हें आज तक नहीं दे पाया वह सारी खुशियाँ मैं तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। कहकर शालू का पति रूम से बाहर चला गया और शालू ने अपनी भाभी को फोन लगाया और बोला, भाभी आपने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। हम जितना डरते हैं तोड़ने से उतना ही रिश्ता टूटता जाता है, और जब हम यह सोच लेते हैं ऐसे रिश्ते को टूट जाने दो जिसे हम जबरदस्ती खींच रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लगते हैं, तो अगले को भी समझ में आता है कि आपकी कीमत क्या है। मेरा घर संवर रहा है भाभी, सब आपकी वजह से हो रहा है। जल्दी मैं और आपके नंदोई जी वहाँ आएंगे, लेकिन इस बार आपको एक नए नंदोई जी मिलेंगे, मेरा आपसे वादा है। शालू की भाभी ने बोला, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, बस ईश्वर करे आपका संसार ऐसे ही बसा रहे।